सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्मानी मंच, उपस्थित शिक्षाविद विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम शिक्षा संस्कृति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं न तो कोई शिक्षाविद हूं, न ही कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कोई एक्टिविस्ट हूं। बहुत साधारण सा इंसान हूं, और साधारण इंसान होने के नाते साधारण समस्याओं को देखने का मैं प्रयास करता रहता हूं। आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ थी। मैं सुबह अपने ध्यान में बैठा हुआ था और अंदर से एक प्रेरणा आई कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म दिवस होता है तो हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। तो क्या देश का 50वां वर्षगांठ है, इसको हमको ऐसे ही गुजर जाने देना चाहिए कि इसमें भी हमें कुछ करना चाहिए। यह संयोग की बात है कि ये घटना मेरे साथ घटी थी 9 अगस्त को। 9 अगस्त का दिन आप सब लोगों को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष हुआ था उस दिन। मैंने अपने भीतर की बात अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर करी। उस समय मेरा फ्रीगंज में व्यवसाय था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्कशॉप शोरूम था मेरा, जहां हम टीवी, फ्रिज वगैरह इत्यादि बेचते थे। वहां अपने साथियों से, अन्य व्यवसायियों से चर्चा करी और सब लोगों को बात बहुत पसंद आई कि निश्चित रूप से हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा हर कोई अपने घर में बच्चों के जन्मदिन पे 100, 200, 500, 1000, 2000 अपने सामर्थ्य अनुसार खर्च करता है। चर्चा रंग लाई। आस पड़ोस के सब लोगों ने बोला कि हाँ हम कुछ करते हैं। तो क्या करें? हम लोगों ने सबसे पहले कहा जिस प्रकार से अपने घर को हम सजाते हैं, बच्चे के जन्मदिन पर सजाते हैं कि झंडियां लगाते हैं, फुग्गे लगाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो क्यों ना अपने इस मोहल्ले को, जहां हम लोगों की दुकान है, अपने इस मोहल्ले को हम सजाने का काम करें। भावना थी, चर्चा शुरू हुई, कार्य शुरू हुआ। वहां एक ठेले वाला था, उसने बोला भाई साहब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है जो बिजली का काम करता है और अभी कोई सीजन भी नहीं है, वो कह रहा है कि आप कहें तो मैं स्पीकर्स वगैरह और माइक वगैरह रातियां लगा दूं, चिल्लम लगा दूं, यदि आप कुछ राष्ट्रीय संबंधित राष्ट्रीय गीत वगैरह बजाना चाहते हो तो अपने का बहुत अच्छी बात है। हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार हमसे जुड़ता गया। वहां पर दूसरे ही दिन मोहल्ले में जो है राष्ट्र गीत बजना शुरू हो गए। हम अपने क्षेत्र में जो हमारे आसपास की दुकानें थी वहां पर हम क्या कार्यक्रम करना है उसके लिए चर्चा और धन इकट्ठा कर रहे थे। तो पास का जुड़ा हुआ जो बाजार था, उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है कि हम आप व्यापारी नहीं, कि हम आपके साथ जुड़ नहीं सकते हैं क्या? तो धीरे धीरे पूरा फ्रीगंज क्षेत्र हमसे जुड़ता चला गया। आज हमारे बीच में नहीं है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा पंडित ओम व्यास का, हमारे यहाँ के काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। वो मुझे बाजार में टकरा गए और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहें तो मैं कुछ कवियों को इकट्ठा करूंगा, कवि सम्मेलन करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस आप खाली मंच और माइक की व्यवस्था कर दीजिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगा। मैंने कहा बहुत ही स्वागत का विषय है, तो अच्छी बात है। मैंने अपने कुछ टेंट वाले मित्रों से चर्चा की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लगा देंगे। तो
किसी अर्थ के, बहुत ज्यादा खर्चे के सारी व्यवस्थाएं होती चली जा रही थी। ऐसे में ही हमारे एक, आप जहां पे काफी शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, परमिला रघुवंशी का कुछ लोगों ने नाम भी सुना होगा। उनके हस्बैंड है, उस समय वो एक ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। किसी सज्जन ने उनसे चर्चा करी कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप ऑर्केस्ट्रा करना चाहेंगे, क्या अपने ग्रुप के साथ मानना चाहेंगे क्या? उन्होंने संपर्क किया कि हम आ जाएं। हमने कहा स्वागत है। तो आप देखिए कि एक छोटे से विचार ने किस प्रकार जो है, कवि सम्मेलन भी हो गया, ऑर्केस्ट्रा भी हो गया, किस प्रकार से उत्सव का माहौल बनता चला गया। जैसे जैसे हमारे फ्रीगंज क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना, शहर के अन्य क्षेत्र के जो व्यापारी लोग थे, पटनी बाजार वाले, नई सड़क वाले, जिनके साथ में हमारा पुराना व्यापारिक संबंध भी था, उन्होंने कहा क्या ऐसी बात, ऐसा अच्छा काम कर रहे हो, आपने हमको शेयर ही नहीं किया, हम भी कुछ करते। अब तो खैर बहुत देर हो गई, पर अब क्या कर सकते हैं, आपने जितनी तैयारी कर लिया, हम कुछ भी करेंगे तो हमारा सब फीका हो जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। हमने कहा हम सब मिलकर एक रैली निकालते हैं। सारे व्यापारियों ने फिर मिलकर जो है महाकाल से लेकर फ्रीगंज तक एक वाहन रैली के रूप में 15 अगस्त को इस तरीके से सब लोगों ने सेलिब्रेट की। ये बात मैंने आपसे पर्यावरण के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यहां क्यों करें? क्या इसमें कुछ पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात नजर आती है क्या आपको? पर्यावरण है क्या? क्या इससे कुछ एनवायरनमेंट बना, कुछ माहौल बना, कुछ पर्यावरण क्रिएट हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है आपको? हर चीज से पर्यावरण, इसमें भी एक पर्यावरण डेवलप हुआ, कुछ घटित हुआ। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? सुबह ध्यान में बैठने से। इसके बाद बात वहां रुक नहीं गई। मैं आगे इस चर्चा इसलिए मैंने शुरू करी कि 50वीं वर्षगांठ मनाने के बाद और जो समूह बन गया था, कुछ मित्र बन मिल गए थे, उन्होंने कहा हमें कुछ करते रहना चाहिए। तो क्या करें? तो क्या समस्याएं नजर आई? गंदगी नजर आई, जो आज भी नजर आती है। हर गली मोहल्ले में, हर नाली में कचरा भरा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ये हमको तो समस्या को देखने का, मैंने कहा साधारण इंसान हूं, इसलिए साधारण समस्याओं को देखने की कोशिश की। तो सबसे ज्यादा कचरा क्या हो रहा है, क्या चीज हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, हमने उस कचरे में उसे खोजने की कोशिश की। तो हमको एक चीज नजर आई, वो थी पॉलीथीन के कैरी बैग्स। और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या क्या क्या नुकसान उससे हो सकते हैं, बहुत सारी तकनीकी जानकारी हमको तोमर साहब ने हमें दी। और हमने भी उस समय काफी इसके ऊपर अपने लेवल पर समझने की कोशिश की थी, शोध करने की कोशिश की थी। कई प्रकार के हम लोगों ने उस समय पर्चे बांटे, न सिर्फ उज्जैन में, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां हम कोशिश कर सकते थे पॉलीथीन कैरी बैग से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके ऊपर हमने जन जागृति का आंदोलन शुरू किया। इसी शहर में आप जैसे विद्यार्थियों के साथ में बहुत अच्छी रैली निकली थी, उसके कुछ चित्र हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये 99 की बात है, आज से 14 साल पहले की बात है, जनवरी 1999। उसके बाद हम लोगों ने एक जब विषय पे जाते जा रहे थे तो देखा कि पशुओं की मौत, खासतौर पर गाय बहुत बढ़ती हैं इनको खाने से। ये कैसे खाती? गाय को पॉलीथीन नहीं खाती, उनका भोजन नहीं है। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से जब हम पॉलीथीन में बचा हुआ खाना या कटी हुई सब्जियां, छिलके वगैरह फेंक देते हैं, तो वो छिलका खाने के चक्कर में, वो सब्जी खाने के चक्कर में, उनका जो भोजन है उसे खाने के चक्कर में पॉलीथीन की थैली भी उनके पेट में चली जाती है। और धीरे धीरे जो आपका भोजन नहीं है आपके पेट में वो चला जाएगा, जो भोजन ही नहीं है उसे आप पचा नहीं पाएंगे, तो आपके पेट में वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी भूख भी बढ़ती चली जाएगी और निश्चित रूप से वो बाहर भी नहीं निकलेगा क्योंकि पचा नहीं है। तो उनके मरने का कारण एक तो भूख, जो खा नहीं पाते हैं, और दूसरा सांस लेने में भी दिक्कत, यदि आपका पेट भरता जाएगा, जरूरत से ज्यादा भरता चला जाएगा,
और पचेगा नहीं भोजन तो हम लोगों को सांस की तकलीफ होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आती है कि नहीं, कभी ज्यादा खाना खा लो और पचे नहीं तो होता है कि नहीं, घबराहट हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं उस पशु को होती होंगी, हमने कल्पना करी। साथ ही हमने कुछ गायों का हमने पोस्टमार्टम भी कराया। उसके ऊपर हम लोगों ने उस समय के काफी विद्वानों के इंटरव्यू किए थे और एक वीडियो कैसेट बनाई थी जिसका नाम था सुविधा का अभिशाप, कि कैसे सुविधा है ये, कितना हमको सुविधा प्रदान हो रही इस पॉलिथीन से और वो हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। जन जागृति के लिए हम लोगों ने की वीडियो कैसेट भी बनाई थी। ये सब कुछ हमने किया था 99-2000 तक। 2 अक्टूबर को, उसके पहले हमने 1-1.5 महीना 2 महीने पहले, उस समय जो यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड था, उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था कि पॉलिथीन को प्रतिबंध कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ चुका था कि 20 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन जो है वो प्रतिबंधित है, रंगीन पॉलिथीन प्रतिबंधित है। ये 99 में ही, सितंबर 99 में ये आ गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया, पूरी जानकारी दी। हमने हमारे लेवल पे हम जो प्रयास कर सकते थे हमने सब कुछ किया और उनको डेडलाइन दी कि 2 अक्टूबर तक यदि आप इसे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और जैसा होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि गिदड़ वर्की दी जा रही, तो हम लोग 2 अक्टूबर 2000 को अपने कुछ मित्रों के साथ में शहीद पार्क पे आमरण अनशन के लिए बैठे थे। उस समय का नगर निगम का जो बोर्ड था, माननीय मदन लाल जी लगावत और महापौर थे और चित्तौड़ा जी जो है उस समय अध्यक्ष थे, अनंत नारायण मीना जी जो है उस समय विरोधी पक्ष के नेता थे। 2 तारीख को हम बैठे थे, वो 4 तारीख को हमारे पास आए कि हम 20 तारीख से अपने नगर में प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसी घोषणा उन्होंने हमारे मंच से की और हमको वहां से जब घोषणा हो गई टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आज से कर देंगे, नियम कायदा कानून कैसे लागू करेंगे सब हमको तय करना था। तो हम लोगों ने अपना अनशन वहां पर समाप्त किया। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? और आज मैं पॉलिथीन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा हूं। यदि आप देखेंगे शहर में पॉलिथीन के ऊपर हमारी संस्था, हम लोग तो विशेष कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी समस्या यथावत है। इसके कुछ दिन पश्चात 2000 को ही 1 माह पश्चात मेरा विवाह हुआ। विवाह वाले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जो बहुत छोटी सी थी, लेकिन वह भी प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। मेरा भांजा है, अपने बहुत निजी बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मेरा भांजा है, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर उस समय भी था, मतलब उसकी उम्र इतनी बड़ी थी कि वो भांजा होने के साथ में डॉक्टर के हैसियत से कार्य कर रहा था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। शादी के मंच पे वेदी पे बैठे हुए थे, बस साधारण रूप से हमने विवाह किया था। तो वहां पर जब वो जयमाला का जो रिचुअल होता है, उस समय कहा गया अभी माला लाइए। तो उसने मुझे वो माला वहां पर व्यवस्था उसने संभाली हुई थी, तो पॉलिथीन में सब माला लाकर उसने वहां पर दी मेरे को। तो 1 महीने पहले मैं आमरण अनशन पे बैठा था कि पॉलिथीन का उपयोग नहीं होना चाहिए, और 1 महीने बाद उसी तारीख को मेरे प्रोग्राम में, मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट रही और मेरी जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज पॉलिथीन में आई। मुझे बहुत धक्का लगा, बुरा लगा। मैंने अपने उस भांजे को, जो उम्र में काफी, जैसे मैंने बताया शादीशुदा भी था, ऐसे धीरे से किया, बस धीरे से क्या करता है। और उस सारे जो भी कार्यक्रम हो रहा था वहां पर प्रदूषण फैल गया। मेरा मैं आ गया था कि मेरे कार्यक्रम में, उसका मैं आ गया कि मुझे मारा, सबके सामने मेरे को ऐसा किया। आपको बुरा लगता है नहीं? हाँ, नहीं लगता। यदि आपको सबके सामने आपके घर वाले डांट दें या कुछ बोले तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यहां बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग की, वहां पर वार्मिंग हो गई, प्रदूषण हो गया, सारा माहौल बिगड़ गया। मैं तो अपनी जो भी रिचुअल था उसमें था, विवाह में था,
लेकिन मैं उसको भांप पा रहा था, मुझे अनुभव हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई। जिस प्रकार पूर्व में चिंतन हुआ था और ये सब एक्टिविटीज हुई थी, फिर एक नया चिंतन शुरू हुआ कि ये प्रदूषण हुआ कैसे, प्रदूषण आया कहां से, ये पर्यावरण बिगड़ कैसे गया, कैसे बिगड़ा ये पर्यावरण, प्रदूषण कैसे हुआ, कोई बता सकता है मुझे? मैंने अभी जो समझा इस घटना के बाद बताएंगे क्या हुआ था, क्यों प्रदूषण हो गया? पॉलीथीन से क्यों हो गया ये प्रदूषण? पॉलीथीन के कारण। चलिए मैं किसी टीचर से पूछता हूं, आप बताएंगे प्रदूषण क्यों हो गया, वहां का माहौल पर्यावरण बिगड़ क्यों, क्या हो गया ऐसा? हाँ बोलिए ना सर प्लीज। वो थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाया, पॉलीथीन से नहीं बिगड़ा, उसको ऐसा करने से और गुस्सा करने से बिगड़ा। जब मैंने कहा कि आपको कोई ऐसा करेगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, आपको बुरा लगेगा कि नहीं, और बुरा लगना, जिस वातावरण में आप जी रहे हैं, जिस पर्यावरण में आप जी रहे हैं, आपको गुस्सा लगेगा, बुरा लगेगा, तो वहां का पर्यावरण बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, वहां प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो वही घटना घटी, और वो घटना कहां से घटी? मैं से, मेरे प्रोग्राम में उसका मैं जग गया मेरे मैं से। तो मेरे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि ये ऐसा कैसा, ऐसी कैसी मुझे पॉलीथीन की से मुक्ति पानी है, कैसे पाएंगे हम इस प्रदूषण को कैसे मुक्त कराएंगे, कैसे पर्यावरण को शुद्ध करेंगे? मेरे जीवन में एक रूपांतरण होना शुरू हुआ, और वहां से उसके पहले हम जो भी एक्टिविटीज करते थे वो राष्ट्र चिंतन के नाम से करते थे, जिसके यहाँ पर उस जमाने के कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद से एक नया नाम आया रूपांतरण, कि बदलने की आवश्यकता है। बहुत सारी जानकारी हमको दी गई, वो बहुत तकनीकी हैं, जो टेक्निकली रूप में सच में वो बहुत समस्या हमको दे रही हैं हमारे नित्य प्रतिदिन की रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन उनका निराकरण क्या सिर्फ टेक्निकल चीजों को बदलने से हो जाएगा, कि मनुष्य का रूपांतरण भी जरूरी है, उसके ऊपर कार्य करने की भी आवश्यकता है। ये पर्यावरण को मैं थोड़ा सा यहां पर अब संधि विच्छेद करना चाहूंगा। पर्यावरण को मैं अपने तरीके से जो मैं समझता हूं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि पर्यावरण क्या था, पर्यावरण कुछ बाहर का, पर का आवरण, जो बाहर का आवरण है, ये बाहर का आवरण मेरे को उसने घेर लिया था। अब मैं कौन हूं? क्योंकि यहां पर भारतीय संस्कृति की बात भी हुई है, वेद मंत्रों की बात भी हुई है, तो निश्चित रूप से उपनिषद में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री कृष्ण जी ने हम सबको इस चीज का भान कराया कि मैं कौन हूं। और यदि जो सब हमको जो बताया गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, या कहें कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शिव हूं, और गहरे में जाएं तो मैं पुरुष हूं। और दूसरी चीज होती है प्रकृति। पुरुष में प्रदूषण तभी आता है जब प्रकृति में प्रदूषण आता है। आत्मा शुद्ध रहती है, लेकिन जो प्रकृति में जब प्रदूषण आता है, प्रकृति जो बाहर की चीज है, आत्मा जो भीतर की चीज है, और भीतर की चीज को बाहर की चीज प्रभावित करती है। और यदि भीतर की चीज चैतन्य हो जाए, वो चैतन्य स्वरूप है, जो जागृत है, यदि वो चैतन्य हो जाए तो बाहर की चीज को, उस प्रदूषण को भी वो शुद्ध कर सकती है, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध है। और हमारी जो संस्कृति है उसमें योग का बहुत महत्व है। योग की बहुत बेसिक स्टेप्स जो होती हैं, वैसे तो योग का अर्थ होता है, यहां पर जो योग आप लोग जानते हैं, जो योग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, रात और दिन जिस योग की चर्चा करते हैं, आप लोगों को योग के बारे में कुछ जानकारी है? कभी योग क्लास में गया, कहीं आपके स्कूल में योग होता है क्या? योग होता है क्या? होता है? मैडम योग क्या होता है? एक
के बाद भी आपकी आवाज वो ऑन नहीं होगा ना, बिजली होगा। हो गया हो गया। हाँ सर, योग जो है वो अपनी आत्मा को एकदम शुद्ध कर देता योग अपनी आत्मा को एकदम शुद्ध कर देता है। पर जो समाज में जिस प्रकार के योग की चर्चा हो रही है, जो योग हो रहा है, क्या वो वाकई वो कार्य कर रहा है? सर, ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि अपन जो योग कर रहे हैं, जी। तो प्रत्येक व्यक्ति को यही चाहिए कि वो जिस प्रकार कार्य करे वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करे। थैंक यू। मैडम ने कहा योग हुआ है जो हमारी आत्मा को शुद्ध कर दे, मतलब हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। योग का अर्थ होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ हो सकता है हिंदी मीडियम से भी होंगे, क्योंकि हम हिंदी में ही चर्चा कर रहे हैं। योग का अर्थ क्या होता है? योग का क्या अर्थ होता है? बोलो बोलो बोलो। दो चीजों का मिलन। बिल्कुल सही कहा आपने। योग दो चीजों का मिलन है, जुड़ना है। अब किस चीज से किस चीज का योग हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। क्या चीज जुड़ रही है, किस चीज से जुड़ रही है। आपके पास दो संख्या नहीं होंगी तो आप उसका फल कहां से लाएंगे? तो आज जो फल सामने आ रहा है, जो समाज में जो फल नजर आ रहा है, क्या चीज किससे जुड़ रही है? योग हो रहा है, निरंतर योग हो रहा है, पल पल योग हो रहा है, पर किस चीज का किससे योग हो रहा है, इस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आज हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में शिक्षा के ऊपर बहुत कार्य हो रहा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम सब कुछ करेंगे, और कर भी रहे हैं। आज से हम 15-20 साल 25 साल पहले जाते हैं, एक पैसे वाले का बच्चा आसानी से हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर सकता था, लेकिन एक मध्यम वर्गीय सामान्य जो कर्मचारी है, वो अपने बच्चे को वो शिक्षा नहीं दिला पाता। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से हुई? मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा हूं, तो क्या मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ने की आवश्यकता नहीं? क्या उसको उस लायक बनने की आवश्यकता नहीं? क्या उसका हक नहीं बनता? तो वहां से शुरुआत हुई कि मैं कैसे पैसा लाऊं, मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। मैं संकेत देने की कोशिश कर रहा हूं। उसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए अपनी आत्मा को के साथ बेईमानी करी। जिस कार्य जहां कार्य करता था, वहां उसने कुछ बेईमानी करी, थोड़ी सी रिश्वत ली अपने बच्चे के उत्थान के लिए। क्या गलत किया उसने? अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का भाव एक पिता में होना क्या गलत बात है? नहीं ना। उसने यह काम किस लिए किया? अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। शुरुआत कहां से हुई? उसने सबसे पहले शिक्षा क्या दी अपने बच्चे को? उसने घर में शिक्षा क्या दी कि बिना बेईमानी के तो हम अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला सकते। तो बच्चे के अंदर शिक्षा क्या गई? आज वही शिक्षा इतने विकराल रूप में समाज में आ चुकी है कि हम लोग सब परेशान हैं। वो क्या हो गया? समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेईमानी। हम इस बेईमानी को किस रूप में चर्चा करते हैं? रातों दिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, इस बेईमानी के ऊपर, भ्रष्टाचार। तो उसने जो किया था वो गलत नहीं किया था, लेकिन उसका परिणाम कैसे हुआ? क्या उसने सही किया था? नहीं किया था। पर कहीं ना कहीं जो चैतन्य लोग थे, जो समाज में समझदार लोग थे, उनको समस्याओं की जड़ तक जाने का उन्होंने प्रयास किया। तो आज ये निकल के आया कि नहीं, सबके लिए वो अधिकार होना चाहिए। तो समाज में बदलाव आता है। यह बदलाव चैतन्य शक्ति कर रही है। जो भीतर की आत्मा है, जो जागृत है, चैतन्य है, वो बाहर बदलाव ला रहा है। और यदि वो बाहर बदलाव नहीं लाएगा तो प्रकृति का नियम है तो खुद संतुलन कर लेती है। अभी मैं इस चर्चा से अब मैं वापस उत्तराखंड वाली चीज पे जाता हूं। वहां पर जो कुछ भी घटित हुआ
और मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हुआ। मनुष्य के द्वारा तो प्रकृति का इतना दोहन किया गया था, प्रकृति को इतना विकराल, उसका इतना अशुद्ध रूप कर दिया था, इतना बिगाड़ दिया था कि प्रकृति ने खुद ही उसका संतुलन कर लिया। जो यात्रा आज से कुछ साल पहले जब लोग वहां जाते थे तो ये होता था कि वापस भी आएंगे कि नहीं। कहां जाते थे? जो वापस भी आएंगे कि नहीं बात होती थी, कहां जाते थे मैडम? उत्तराखंड में कहां जाते थे, क्यों जाते थे? दर्शन करने जाते थे, ऊपर जाते थे। और तब ये गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, ठीक है, ऊपर जाते थे। अब मैं यहां से चल रहा हूं, मैं 40 किलो का वजन लेके चल रहा हूं, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा, क्या मैं उतना वजन ढोकर चल पाऊंगा? मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां के सारे मोह माया से जुड़ा हुआ हूं। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा, क्या मैं उस सारी चीजों को अपने साथ में कैरी कर पाऊंगा? तो यात्रा जो इतनी शुद्ध होती थी, जहां मनुष्य का पूरा रूपांतरण हो जाता था कि उसके पास जा रहे हैं, शिव के पास जा रहे हैं, वापस भी आएंगे कि नहीं पता नहीं, ये तो बहुत उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब वो दर्शन तो गए, अब सारा टूरिस्ट हो गया, पर्यटन हो गया है। वो पर्यटन स्थल है ही नहीं। जितने भी इस प्रकार के स्थान हैं जो प्लेटो पर बने हैं, जो समतल पे बने हैं, वहां पर पर्यटन समझ में आता है। लेकिन ऐसी जगह पर पर्यटन बनाने के बजाय वहां पर तो ट्रैकिंग ही होना चाहिए, पैदल ही जाना चाहिए, तो ही पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। नहीं तो पर्यावरण को बचा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जिस मानसिकता के साथ भी आदमी जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है उसकी मानसिकता भी बदलती चली जा रही है। लेकिन वो मानसिकता भी वहां पर वो लेकर जा रहा है, उसकी मानसिकता का जो प्रदूषण है वो भी वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। और बाकी तो क्योंकि टूरिस्ट हो रहा है तो बिजनेस होगा ही है, तो वहां तो सारा प्रदूषण हो रहा है, वहां पर्यावरण बिगड़ ही रहा है। क्योंकि वहां जब जाते थे तो पहले वहां मुक्त होने जाते थे, वहां पर ऐशो आराम करने जा रहे, मस्ती मारने जा रहे। एक चीज जो उस घटना के बाद मेरा चिंतन आया, मुझे तो नजर आया कि क्यों हुआ। दूसरी चीज, पॉलिथीन के साथ में पिछले कुछ वर्षों से हम लोग जल के ऊपर काम कर रहे हैं। जल के ऊपर कार्य से मतलब है जो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो हमारे जमीन के भीतर का पानी होता है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले चंद सालों में यह जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना कि पहले जो 10, 20, 30 फीट पर पानी मिल जाता था, 100 फीट नीचे चला गया, 200 फीट नीचे चला गया, 400 फीट नीचे चला गया। आप लोगों में से कोई गांव के बच्चे भी हैं क्या यहाँ पर? है क्या? हाथ खड़े करे हैं तो चलिए, काफी सारे बच्चे हैं। आज से 30-40 साल पहले, 25 साल पहले आप वहां पर पानी की स्थिति क्या थी? आपने 5 साल के थे, 7 साल के थे, तब पानी कितना फीट नीचे था, आज कितना फीट नीचे चला गया? क्या वो उसी लेवल पर है कि ज्यादा नीचे चला गया? ज्यादा नीचे चला गया। क्यों चला गया? उस नीचे के पानी को निकालने के लिए मोटरें चल रही हैं। हम खूब सारी फसल लेना चाह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, हर किसी को समृद्ध होने का अधिकार होना चाहिए। हम उस पानी का निकाल रहे हैं और ज्यादा फसल ले रहे हैं, हमें भी समृद्ध होने का हक है, हमें भी पैसा कमाना चाहिए, हमारे पास भी सब कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जिस प्रकार वहां पर यह धोवन हो रहा है, शहर में भी हर घर में बोरिंग लग रहे हैं, कुएं खुद रहे हैं, वहां से पानी निकाला जा रहा है। तो पानी निकल कहां से रहा है? जमीन के भीतर से। एक आम जानकारी हमें यह है कि पूरे विश्व का ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या ग्राउंड वाटर लेवल जो कम हो रहा है वो जा कहां रहा है? कहां जा रहा है वो? वहां से निकल गया, वहां स्टोर था, एक जगह पे कुछ चीज स्टोर थी, वहां से निकल गई, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई? क्या वो पानी का मात्रा कम हो गई? क्या जो प्रकृति का संतुलन का जो जल का स्तर था, जल का परसेंटेज था प्रकृति में, क्या वो जल का परसेंटेज
बदल गया क्या? पानी जो जमीन में से कम हो गया तो निकल गया, तो पानी कहां गया? वो कहां गया? क्या नदियां उतनी ही पानी से भरी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जितना शिप्रा में जल रहता था आजकल उतना रहता है? क्या अब तो कुछ समय से धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा, कोशिश चल रही है, पर क्या इतना रहता था क्या? या अन्य नदियों में जितना जल तब होता था आज की स्थिति में उतना है क्या? तो जो रनिंग वाटर है, जो खुले में जल था, जो धरती के भीतर का जल था, वो कम हो गया था। क्या जल कम हो गया? क्या जल की मात्रा कम हो गई क्या? एक प्रश्न चिन्ह। सर क्या जल डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या सर? नहीं होता। तो मेरे सारे जो ज्ञानी लोग बैठे हुए डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, मतलब वो कहीं और चला गया। अभी समुद्र में पानी बढ़ने की बात चल रही है, समुद्र का लेवल इतना नहीं बढ़ गया कि सारा जमीन का पानी समुद्र में चला गया। वो कहां गया? वो आकाश में गया। आकाश में पानी का स्तर बढ़ गया शायद। जी सर, आपने मुझे 40-45 मिनट का बोला था क्या? हाँ हो गया क्या? मैं खत्म कर देता हूं। चलिए, तो पानी का स्तर जब ऊपर इतना बढ़ गया, तो जब वहां पर उस पानी के स्तर को, जो इतना कंडेंस वाटर वहां हो गया था, तो जो दबाव वाला क्षेत्र बना, दबाव वाला क्षेत्र वही बनेगा जहां पर वैसा उसको वातावरण मिलेगा। तो पहाड़ी क्षेत्र वैसा वातावरण उत्पन्न करते हैं, वैसा वातावरण वहां उत्पन्न हुआ, वैसी बरसात वहां भी, बादल फटे। कहां फटे? जहां पर दबाव बना, जहां पर पहले पेड़ होते थे, जहां पर पहले इस तरह का वातावरण नहीं था, जब वो फटे तो जो कुछ हुआ हमारे सामने। तो इसीलिए पर्यावरण को हमें संतुलित, यदि हम नहीं करेंगे तो प्रकृति खुद कर लेगी। और जो हमको ईश्वर ने जो बनाया है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाकर भेजा है। पर्यावरण को संतुलित करने की जिम्मेदारी उन्होंने हमको सौंप कर दी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया कि चैतन्यता के साथ ऐसे नियम बन रहे हैं, ऐसी चीजें समाज में आ रही हैं जिससे भ्रष्टाचार कम हो। ऐसे ही अन्य प्रदूषण को रोकने के लिए जब तक भीतर से चेतना नहीं आएगी तब तक बाहर बदलाव नहीं आएगा। और भीतर से चेतना लाने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आप अपने बिंदु रखें, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है वो जो हमारी पूर्व की संस्कृति थी, योग की संस्कृति थी, जहां पर यम नियम में छोटी छोटी सी बातें बताई थी कि स्वाध्याय का क्या अर्थ है, संतोष का क्या अर्थ है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है, जो मनुष्य के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो कैसे हमें प्रदूषित करती है, और कैसे वातावरण को, कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अपनी बात को खत्म करने के पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों से बात शेयर करना चाहूंगा कि एक बार महात्मा गांधी ने अपने किसी साथी को बोला, किसी सहयोगी को बोला कि मेरे लिए दातून तोड़ के ला दो। दातून समझते हैं ना, क्या होता है? तो दातून तोड़ के ला दो, तो उसने अच्छी बड़ी सारी डालियां तोड़ के उनको ला दी। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, नाराज हुए कि मेरे को दातून के लिए जरा सा टुकड़ा चाहिए था, तो इतनी बड़ी क्यों ले आए? क्यों प्रकृति को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा प्रकृति से क्यों लिया तुमने? तो जितनी आवश्यकता हमें है प्रकृति उतना हमें दे रही है। अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि हम उसका दोहन कर रहे हैं तो दोहन नहीं है, वो उपयोग है, उपभोग नहीं है। उपयोग करने से कभी तकलीफ नहीं आएगी, सारी समस्याओं का कारण ही उपभोग है। यदि इसके ऊपर हम अपनी शिक्षा में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि उपभोग संस्कृति से कैसे उपयोग संस्कृति की तरफ जाया जाए, कैसे योग को अपने जीवन में लाया जा सके, तो हो सकता है प्रकृति में संतुलन लाने में हम लोग, जो हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य हम पूरा करना। धन्यवाद।